नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। हर बार की तरह मैं आपके सामने हूँ ठीक 8 बजे। ठीक है, तो एक बार जुड़ जाएंगे सभी लोग। डिस्कशन शुरू करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और एकदम समझ रहे ना, पूरा जी जान लगा दो। इस बार सिलेक्शन लेकर ही मानना है। इस बार सिलेक्शन लेकर ही मानना है भाई। ठीक है, तो आपका प्रश्न है आपके सामने पहला, हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? भारत में हेड ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है, यानी कि कंट्री का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो ये अच्छे से आप जानते हैं, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति है, वही जो है हेड ऑफ स्टेट होता है, वही हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बारे में देखते हैं कुछ। हेड ऑफ स्टेट यानी कि सबसे पहले तो ध्यान रखिए, जितने भी केंद्र सरकार में कार्यकारी निर्णय लिए जाते हैं, जितने भी केंद्र सरकार में जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी जो डिसीजंस हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ स्टेट हो गया। अब बस संविधान में ये लिखा है कि ये जो हेड ऑफ स्टेट है यानी कि प्रेसिडेंट है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या है? मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा हेड ऑफ स्टेट। तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति हैं वो हमेशा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है। इसके अलावा राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, यानी कि रिजल्ट के बाद, लोकसभा का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी उभरी है उसके जो लीडर हैं उनको प्रधानमंत्री के तौर पर अपॉइंट किया जाता है, शपथ भी यही दिलवाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी कि देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को नाम मात्र का मुखिया बोला जाता है, नॉमिनल हेड बोला जाता है, क्योंकि रियल हेड यानी कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना। तो प्रधानमंत्री तो हो गया वास्तविक प्रमुख, ये हो गया रियल हेड। रियल हेड कौन हो गया? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति हो गए नॉमिनल हेड, राष्ट्रपति कौन हो गए? नॉमिनल हेड। ठीक है भाई, याद रखेंगे। चलो आगे बात करें। Which article of the Indian Constitution deals with the right to education? right to education से कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी है, सॉरी माफ कीजिएगा, राइट टू इक्वलिटी है। वही मैं कह रहा हूं कि राइट टू एजुकेशन में तो 21A आना चाहिए, है ना, ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी है यानी कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किसमें है ये आपको बताना है। 12वां प्रश्न है राइट टू इक्वलिटी का, किसमें है राइट टू इक्वलिटी? तो राइट टू इक्वलिटी है आपका आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 डील करता है समानता के अधिकार से, समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 डील करता है। इसमें देखो, इसमें दो तरह की बात की गई है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें है इक्वल
प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो तरह की बात की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 आपको याद रखना है, और ये आर्टिकल 14 किस में आता है? मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, उसमें आता है। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड टोटल आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। इसी में 14 आता है जो राइट टू इक्वलिटी है। फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है भाई, शुरुआत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, शुरुआत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 7 थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 78th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक सेकंड, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में करके जो प्रॉपर्टी वाला अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको समाप्त कर दिया यहाँ से और नई जगह पहुंचा दिया उसको आर्टिकल 300A, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, याद रखेंगे ये। चलो आगे देखिए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। फंडामेंटल राइट्स से संबंधित भाग 3 है। कौन सा है? भाग 3। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये फंडामेंटल राइट्स जो भारत में शामिल किए गए हैं, ये हमने यूएसए से कॉपी किए हैं। अब यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट बोला जाता था, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स बोला जाता था। अब हाँ, अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है और भारत का संविधान बहुत बड़ा है। फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर भी बहुत बड़ा है। एक चीज और याद रखेंगे, जो भारत में मौलिक अधिकार हैं, जो भारत में मौलिक अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार क्या है? जस्टिसिएबल इन नेचर, जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी कि जस्टिसिएबल का मतलब क्या है? उल्लंघन होने पर, उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये हैं रक्षा करने के लिए। ठीक है, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट को जो है संविधान का गार्जियन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का गार्जियन यानी कि संरक्षक कहा जाता है। तो उसके होते हुए कोई भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत एक्शन लेता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत एक्शन लेता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत एक्शन लेता है, हाई कोर्ट 226 के तहत एक्शन लेता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, मतलब संविधान में कहा है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के जरिए संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, कर सकती है। ठीक है, अब लेकिन ध्यान रखे, बस पार्लियामेंट ध्यान रखे कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई प्रभाव ना पड़े, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो केशवानंद भारती केस है ना, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, तो ये केस इससे रिलेटेड है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अभी ये है कि संविधान में संशोधन पार्लियामेंट कर सकती है अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके। बस पार्लियामेंट को यह ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित ना करे वो कानून। अगर ऐसा होता है कि कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है तो वो उसी दिन से निरस्त हो जाएगा, निरस्त माना जाएगा। ऐसा आर्टिकल 13 में कहा गया है, आर्टिकल 13 में कहा गया है ऐसा। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे, द पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पंचायती राज सिस्टम किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर आधारित है, बता दो भाई। तो देखो,
इसका तो 73rd अमेंडमेंट हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। यहां समझें आप, देखो बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो यहां बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिश की थी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिशें की थी कि जो स्थानीय सरकार है, पंचायती राज है, वो 3 स्तर पर होना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर, उसके बाद खंड स्तर, ब्लॉक लेवल पर, और फिर जिला स्तर, जिला स्तर। इस प्रकार तीन भागों में बांटा था। इसे बोलते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज। तो यहां पे होंगी ग्रामीण स्तर पे पंचायत, यहां होंगी समिति, पंचायत समिति, और यहां होगी जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है, तो ये सिफारिशें केंद्र सरकार ने मान ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, है ना, ये 1956 की बात है, 1956-57। तो ये सिफारिशें मान ली। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को, उसी के अगले साल 2 अक्टूबर को जिला नागौर राजस्थान में, जिला नागौर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था पीआरआई की शुरुआत कर दी, यानी कि लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत कर दी। तो ध्यान रखना, वो कौन सी जगह है जहां पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले हुई, तो राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहां पे की। और क्योंकि ये विचारधारा जो ग्रामीण स्तर के विकास से संबंधित है, ये महात्मा गांधी से प्रेरित है। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर ही 2 अक्टूबर को जिला नागौर में राजस्थान में इसका शुरुआत कर दी गई। अब राजस्थान के बाद फिर आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना, आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना जिसने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। हाँ, बाद अब ये तब स्टेट पे डिपेंड करता था, कोई शुरू करना चाहे न करना चाहे। लेकिन फिर क्या हुआ, ये महसूस हुआ कि पंचायती राज प्रणाली तो हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि इससे ग्रामीण स्तर का विकास होता है। तो इसलिए फिर भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करके 73वां संविधान संशोधन 1992 में करके, 73वां संविधान संशोधन 1992 में करके ये पंचायत संविधान में जोड़ दी गई, पार्ट 9 में, है ना, पंचायत जोड़ दी गई शेड्यूल 9 में। और जो है लोकल लेवल पर पंचायत होने लगी, और पंचायत में प्रधान चुना जाने लगा 5 साल के लिए। और प्रधान का चुनाव डायरेक्ट होता था, यानी कि जनता चुनती थी प्रधान। ठीक है, तो प्रधान रिस्पॉन्सिबल था ये ग्राम के विकास के लिए काम करने के लिए। फिर 73वां संविधान संशोधन तो हो गया ग्रामीण के लिए, और इसके बाद 74वां संविधान संशोधन भी हुआ 1992 में ही, ये शहरों के लिए हुआ। शहरों में नगर पालिका नगर निगम जोड़ दिए गए। ठीक है, याद रहेगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी? भाई सिंपल है, अस्पृश्यता, छुआछूत, अस्पृश्यता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 17 है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 सिंपल सी बात करता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, छुआछूत वाला व्यवहार नहीं कर सकते, उनको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहले होता था जैसे कुएं पर पानी भरने से रोकना, कुआं पर रोकना, पार्क में जाने से रोकना, स्कूल जाने से रोकना, है ना, और आपका जो है
साथ में बैठना, साथ में बैठना, इस पे भी रोकना। तो ये सब व्यवहार जो है पहले होता था और आज भी कहीं किसी किसी ग्रामीण क्षेत्र वाले इलाके में होता नजर आता है। अखबारों में न्यूज पढ़ते रहते हैं आप कि उच्च जाति के लोगों का जो मोहल्ला था वहां से निम्न जाति के व्यक्ति की बारात निकली, घोड़ी पर बैठा हुआ था, फिर उसको रोक दिया, मारा पीटा। तो ये सब देखने को मिलता है। लेकिन भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है उसने क्लियर बोल दिया है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस बैन है इंडिया में। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस बैन है, यानी कि कोई भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता। अगर व्यवहार करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है, सजा है। और इसको ध्यान में रख के SC/ST एक्ट 1989 में भी बनाया गया है ना, और इसे अनटचेबिलिटी एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो SC/ST अधिनियम 1989 में बनाया गया। इसके खिलाफ अगर कंप्लेंट होती है तो सीधी जेल में डाल दिए जाओगे बिना सुनवाई के। ठीक है, ध्यान रखना है ये। तो ये आर्टिकल 17 बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट का ही एक पार्ट है ये। तो ये याद रखना है आपको। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो भाई, इंडिया में जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ये याद रखना है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हालांकि सीनियर जजेस से कंसल्ट करने के बाद, यानी कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम प्रणाली चलती है, कॉलेजियम सिस्टम, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर जज होते हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं। और हालांकि ये देखा गया है कि CJI वही बनता है जो सुप्रीम कोर्ट के जैसे 34 जज हैं अभी, इनमें जो सबसे सीनियर होगा वही CJI बनेगा, वही CJI बनेगा। तो भारत में अभी वर्तमान में CJI कौन है? भारत में वर्तमान में CJI कौन है? तो वर्तमान में CJI है संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, ये अभी CJI बने हैं। अब इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल 6 महीने का है मात्र। संजीव खन्ना का कार्यकाल है 6 महीने का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तो होता है 65 साल की उम्र तक, लेकिन संजीव खन्ना 64.5 साल के हो चुके हैं, इसलिए इनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का है। ठीक है, आगे, विच इज द यूनियन टेरिटरी विथ इट्स ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली? निम्नलिखित में से वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी खुद की विधानसभा है? यानी कि आपको पता है कि राज्यों में तो विधानसभा होती है सब में, जिसके माध्यम से चुनाव होता है, फिर मुख्यमंत्री चुना जाता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सभी में जो है विधानसभा नहीं है, यानी कि सभी में मुख्यमंत्री नहीं होता। कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जिसका प्रशासन कौन चलाता है? केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया बंदा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया गया बंदा, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं उसको। ठीक है, यहां आपसे पूछा है कि ये जो यूनियन टेरिटरी आप देख पा रहे हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली और अंडमान निकोबार, तो इसमें किस में मुख्यमंत्री होता है, यानी कि किस में विधानसभा होती है? तो दिल्ली। तो दिल्ली में विधानसभा होती है, बाकी इनमें कहीं पर भी विधानसभा नहीं होती। अब जहां विधानसभा होगी वहां मुख्यमंत्री होगा, ये भी तय है ना, क्योंकि विधानसभा के चुनाव से ही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो सिर्फ दिल्ली में है विधानसभा, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे विधानसभा है, जहां पे विधानसभा है। ठीक है, यानी कि तीनों में मुख्यमंत्री होता है, तीनों में मुख्यमंत्री होता है। अब जम्मू कश्मीर में तो हाल ही में चुनाव हुए हैं, अमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे,
व्हाट इज द करंट बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया। देखो भारत में जो जीडीपी की गणना की जाती है, भारत में जो जीडीपी की गणना की जाती है, तो इस साल हमने कितना प्रोग्रेस किया वो हमें कैसे पता लगेगा, जब हम पीछे के साल से कंपेयर करेंगे। लेकिन हम कंपेयर जस्ट पीछे वाली साल से नहीं करते, हम करते हैं बेस ईयर से। तो बेस ईयर चेंज होती रहती है। अभी जो बेस ईयर चल रही है वो 2011 से 12 की चल रही है, यानी कि 2011-12 में जो जीडीपी थी उससे कंपेयर करके हम आज की जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं आधार वर्ष। इसे क्या कहते हैं, आधार वर्ष, यानी कि बेस ईयर। इसे क्या कहेंगे, बेस ईयर कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब जीडीपी इंडिया में कैलकुलेट कौन करता है, तो जीडीपी इंडिया में कैलकुलेशन का काम एनएसओ करता है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये करता है एनएसओ। अब एनएसओ किसके अधीन आता है, तो ये आता है मॉस्पी मिनिस्ट्री के अधीन। मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब करंट में मॉस्पी के मंत्री कौन है, मंत्री राजा राव इंद्रजीत सिंह, राजा राव इंद्रजीत सिंह, ये मंत्री हैं इसके, याद रहेगा। चलो आगे। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट इन इंडिया। भारत में जो शेयर बाजार है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, भारत में जो शेयर बाजार है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो शेयर बाजार को रेगुलेट करने का काम करती है सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई है ना, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है और शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर सेबी की स्थापना होती है। तो जो भी शेयर बाजार है, शेयर बाजार को रेगुलेट करने का काम यही करती है। इसमें आप शेयर बाजार में पढ़ते हैं, एनएसई के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का हो जाता है लिस्टेड सेंसेक्स और एनएसई का हो जाता है निफ्टी। ठीक है, तो इसी में हम पढ़ते हैं सारी चीजें। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, है ना, और आपका आईपीओ क्या होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फेलो पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ क्या होते हैं। तो ये सब हम इसी में देखते हैं। सेबी करती है, जिस प्रकार भारत में मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने का काम आरबीआई करती है, मनी मार्केट को, और ठीक वैसे ही कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी करती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। चल, व्हाट डज रेपो रेट मीन इन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट का मतलब क्या होता है, तो देखो रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट वह रेट होती है जिस रेट पर बैंक जो है उधार लेते हैं आरबीआई से। क्या समझे, ये है आरबीआई, ये है आरबीआई। आरबीआई कर्ज देगी बैंकों को, आरबीआई कर्ज देगी कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को कर्ज दिया आरबीआई ने। ठीक है, ये कर्ज दे दिया, बदले में कमर्शियल बैंक ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। कितना ब्याज देंगे, जितना रेपो रेट चल रहा होगा। तो रेपो रेट क्या है, यह वह ब्याज दर है जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ध्यान रखना, ये कर्ज तो जा रहा है लेकिन अल्प अवधि के लिए, अल्प अवधि, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, याद रहेगा। ठीक है भाई। चलो, तो ये हमने डिस्कस किए आज के सवाल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।